और हेजिटेशन तो कहीं से भी कुछ होना ही नहीं चाहिए किसी को। और हेजिटेशन है दैट मीन्स कि वो सेल्स के लिए नहीं बना। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं प्री एज्यूम नहीं करना चाहिए कि कौन लेगा या नहीं लेगा। ये यहाँ पे आप बाई चांस आप सेल्स में आकर के आप तरक्की नहीं कर सकते, आपको बाई चॉइस आना पड़ता है। समझ पाते हैं। सेलिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए कि यू शुड रीड मोटिवेशनल बुक्स। मोटिवेशनल बुक्स में मैं कहना चाहूँगा कि आप यू कैन सेल और यू कैन विन, ये 2 किताबें शिव खेड़ा जी की जरूर पढ़िए। एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। हाय, शिल्पी दिस साइड। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना सेल्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन चलता है सेल्स को लेके। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे डायरेक्टर सोही सुमन सर आज बात करेंगे और अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपने सेल्स स्किल को कैसे इम्प्रूव किया। और सर, आप अपनी रियल एस्टेट में पहली सेल के बारे में बताइए। हेलो शिल्पी, मैं आपको बताता हूँ। ये इट वाज 2013 एंड आई बिलीव 2013 सितंबर अक्टूबर में मैं रियल एस्टेट में आया था। उसमें मैं एक प्लॉटिंग इंडस्ट्री की कंपनी में था, सेक्टर 62 में। और उस समय लीड का फ्लो का वैसा कुछ भी नहीं था। आज तो चलो आपके पास में चैट जीपीटी है, आपके पास एक से एक एप्लीकेशंस है, एक से एक आपके पास में तरीके हैं, है ना। लेकिन उस समय इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ करता था। 2013 में हम लोग स्टैंडी और कैनोपी, स्टैंडी से भी ज़्यादा आपका कैनोपी हुआ करता था, क्योंकि स्टैंडी उस समय बहुत ही बड़ा डिस्प्ले नहीं होता था वो। अब कैनोपी में क्या है कि आपके पास तो पूरा घर जैसा बन गया, आप उसके अंदर में टेबल चेयर लगा लिए, अच्छे से कपड़े पहन के बैठे। जैसे ये सब आज के डेट में मॉल वगैरह के अंदर होता है, जैसे कैनोपी वगैरह लगा करके भी लोग डिस्प्ले में गाड़ी वाड़ी लगा करके बेचते हैं, है ना। तो मैंने एक रिगालिया हाइट्स करके है आपका शिप्रा सन सिटी गाजियाबाद में, जहाँ पे शिप्रा मॉल है, वहाँ पे हम लोगों ने लगाया था। और वहाँ पे पानी की जो बोतलें होती हैं, जो 20 लीटर वाली बोतलें होती है ना, उसको सप्लाई करने वाले एक राजा भैया करके थे। वो साइकिल पे आए तो मुझे लगा कि ये प्लॉट कैसे ले पाएंगे। 6 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट उस समय आता था। मैं बात कर रहा हूँ, वो लोकेशन थी आपकी दादरी की तरफ की। आई वॉज अमेज्ड कि ये इंक्वायरी कर तो रहे हैं, लेकिन ये क्या पता ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं प्री एज्यूम नहीं करना चाहिए कि कौन लेगा या नहीं लेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने नक्शा समझा, और यकीन मानिए मेरे सोच से परे उन्होंने 100 गज का प्लॉट बुक कर दिया। और फिर 3-4 महीने में उन्होंने पैसे भी दे दिए। वो आपकी पहली सेल मेरी वही थी। उससे पहले 20-25 दिन मैंने संघर्ष किया था, लेकिन हाँ, 1 महीना पूरा होते होते मेरी पहली सेल हो गई थी। कई बार लोगों को ज़्यादा टाइम भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार लोगों को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग जाते हैं। जिन्होंने मुझे रियल एस्टेट सिखाया था उनकी पहली सेल 6 महीने में आई थी। तो दैट डजंट मीन कि पहले महीने में किसी की सेल नहीं आई तो उसको डिमोटिवेट हो जाना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और सेल तो देखिए ईश्वर की कृपा है, कभी कभी आपको पहले दिन या पहले दूसरे तीसरे दिन में भी आ जाएगी, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। अगर मैं उस दिन स्टैंडी लगाने नहीं जाता, 20 दिन के एफर्ट में मैं कहता कि स्टैंडी लगाने से कोई फायदा नहीं है या कुछ नहीं, क्योंकि उस समय लीड का वैसा 99 एकर्स में प्लॉटिंग का कुछ नहीं कॉन्सेप्ट था। प्लॉटिंग में आप सीधे मार्केट में जाइए, आप सब्जी मंडी में जाइए, क्योंकि हम लो बजट के प्लॉट बेच रहे थे उसमें, तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और उस समय हाई राइज के फ्लैट्स वगैरह 3000 रुपये, 2500 रुपये, 3500 रुपये स्क्वायर फीट में बिकते थे, तो वो 99 एकर्स वगैरह हाउसिंग पोर्टल पे आया करते थे। लेकिन प्लॉटिंग के लिए तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तो ये मेरी पहली सेल थी, क्योंकि उस समय प्लॉट टाइप जो था हमारा वो था प्लॉट का। आज की डेट में तो कंपनी के अंदर हमारी कंपनी के अंदर में तो बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो इस तरह से मैंने पहली सेल कंप्लीट की थी। और अच्छी बात, और थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू करिएगा प्लीज। उन्होंने तो लिया ही लिया, उन्होंने साथ में पान वाले को भी दिलाया, प्रतापगढ़ वालों को। हाँ, 50-50 गज के एक पेंटर ने, एक शुक्ला जी पेंटर थे, उन्होंने लिया 50 गज का, और एक और पान वाले भैया थे, उनका नाम दीपक है, जो आज भी मेरे टच में है। तो 100 गज का उन्होंने लिया, और उनके रेफरेंस से 50-50 गज के 2 प्लॉट और भी दिखे उसी जगह से। 3-4 महीने उन्होंने पूरी पेमेंटें करी, फिर आज घर भर बन गए होंगे शायद उनके बाद। सर, जैसे आज के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कैनोपी लगाने में शायद हेजिटेशन होता होगा, तो आपको उस टाइम पे हेजिटेशन नहीं हुआ कैनोपी लगाने में? देखिए, हेजिटेशन शुरू में तो सबको होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हेजिटेशन पार कर जाती है आपके सपने कितने बड़े हैं उससे।
आपको पता है कि स्टैंडी ही अगर एकमात्र ऑप्शन है और वो लगाना मजबूरी है, क्योंकि लीड का फ्लो अगर नहीं आ रहा है या कुछ वैसा है तो स्टैंडी लगाना ही पड़ेगा ना। और मैं कह रहा हूँ कि लीड का फ्लो भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टैंडी लगा के कुछ तो आएगा ही, और कैनोपी लगा के कुछ तो आएगा ही। आपको सही जगह पे स्टैंडी लगाने की आवश्यकता है आज की डेट में। आप कहीं भी यूँ ही नहीं लगा सकते। आज से मैं बात कर रहा हूँ 2014 की 13 की, जब 10-11 साल पहले मैंने करियर स्टार्ट किया था, उस समय क्लाइंट का फुटफॉल बहुत ही लिमिटेड जगहों पे हुआ करता था। आज इंटरनेट की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। तो स्टैंडी कैनोपी आप मॉल के अंदर लगाइए, आप कुछ ऐसे एक्सपो मार्ट में लगाइए जहाँ पे अच्छे दर्जे के ग्राहक आ सके, जहाँ पे आपके पास में 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। आप ये नहीं कि आप मंडी में जाकर नहीं लगाएंगे, सब्जी मंडी में नहीं लगाएंगे कि जैसे आपको प्लॉट बेचना है तो आप आज़ादपुर मंडी में जाकर के वहाँ पे हड़बड़ी में लोग रहते हैं। आप मेट्रो स्टेशन के बाहर कैनोपी नहीं लगा सकते, स्टैंडी नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत लोग जल्दी में रहते हैं, जाना है, मेट्रो पकड़ना है, भागना है। सुबह सुबह पार्क में स्टैंडी लगा सकते हैं, सुबह सुबह पार्क में कैनोपी लगा सकते हैं, जहाँ पे लोग रिलैक्स मूड में बात कर सकें। मैंने अपनी टीम में कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया है कि अच्छे दर्जे के जो पार्क हैं, अच्छे दर्जे का मतलब जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे एजेड लोग भी आएँ, यंग एज के भी लोग आएँ, वहाँ सुकून, जब बात करने का समय रहेगा तो स्टैंडी और कैनोपी लगाने का फ़ायदा है। हड़बड़ी वाली जगहों पे लगा देंगे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आज की डेट में ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में लीड का फ्लो बढ़वा सकते हैं। और हेजिटेशन तो कहीं से भी कुछ होना ही नहीं चाहिए किसी को भी। और हेजिटेशन है दैट मीन्स कि वो सेल्स के लिए नहीं बना है। और हेजिटेशन अगर है तो वो हेजिटेशन को दूर करना चाह रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करना चाह रहा है, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं, तब तो वो सेल्स के लिए फिट है, अदरवाइज ही इज नॉट फिट। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही चूजी है। ये यहाँ पे आप बाई चांस आप सेल्स में आकर के आप तरक्की नहीं कर सकते, आपको बाई चॉइस आना पड़ता है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक कोई भी इंसान जो पैसा अर्न कर रहा है वो उसके लिए बस एक रियल एस्टेट ही प्लेटफॉर्म में पैसा नहीं, मैं नहीं कहता ऐसा कि रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, भारत में रोटी कपड़ा मकान 3 लोगों का स्लोगन है ना, मतलब 3 चीज़ों का स्लोगन है कि अब रोटी या तो किसानी कर ले आदमी, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके काम कर ले, और रियल एस्टेट वहाँ पे आप खाना बिकवाने के लिए, हाँ वहाँ पे भी ब्रोकरेज का काम होता है, ऐसी बात नहीं है। हम 2020 से पहले कोई डेवलपर नहीं थे, हम तो हमेशा से कंसल्टेंट ही रहे हैं। लेकिन 2020 के बाद हमारे पास जब बेच करके कुछ पैसे आ गए, यहाँ पे जल्दी आते हैं पैसे और ज़्यादा आते हैं पैसे, लेकिन अगर आपने एथिक्स को और फंडामेंटल्स को सीख लिया तब आएंगे जी पैसे। इसलिए रियल एस्टेट जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है आज की डेट में, कि जीडीपी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस वजह से रियल एस्टेट लाइमलाइट में ज़्यादा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। टॉप 10 रिचेस्ट आप इंडिया में उठाएंगे तो शायद एक भी रियल एस्टेट वाला नहीं दिखेगा आपको, फार्मा वाले दिख जाएंगे आपको। अंबानी साहब कोई शायद रिलायंस अब जा कर के कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं, मतलब कि फ्लैट वगैरह बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो रिलायंस पेट्रोलियम ही कर रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें और भी नहीं हैं। तो रियल एस्टेट ही एकमात्र माध्यम नहीं है, और भी माध्यम है, लेकिन हाँ ये बहुत ही उभरता हुआ माध्यम है। इसको अगर सही तरीके से किसी ने सही जगह पे सही लोगों के साथ सही कंपनी में काम कर लिया तो अच्छे से बुना लेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जब आप रियल एस्टेट में आए तो आपने अपनी सेलिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया? सेलिंग स्किल देखिए इज मोर और लेस पीपल स्किल। जैसे कहते हैं ना कि घूमना फिरना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घूमना फिरना केवल मस्ती के लिए नहीं, आदमी सीखता भी है उसमें। बाहर अपने एरिया से बाहर निकलता है तो उस एरिया को समझता है, वहाँ की भाषा को समझता है, वहाँ के खान पान को समझता है, वहाँ के लोगों को समझता है। उसी तरीके से सेल्स इंडस्ट्री में, मैं एक सेल्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे डेली कोई ना कोई नया ग्राहक आता है और आपको बेसिक्स तो 30-40 सवाल होते हैं इसमें कि उनके सारे सवाल के जवाब हम ट्रेनिंग के दौरान अपने टीम को रेडी करवाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और धीरे धीरे तो वो ग्राहक को ही समझ करके मिल करके वो समझ पाते हैं। सेलिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए कि यू शुड रीड मोटिवेशनल बुक्स। मोटिवेशनल बुक्स में मैं कहना चाहूँगा कि आप यू कैन सेल और यू कैन विन, ये 2 किताबें शिव खेड़ा जी की ज़रूर पढ़िए, और थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की ये ज़रूर पढ़िए। और ये पढ़ना है। देखिए ई बुक्स में वो मज़ा नहीं आएगा, हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से ई बुक्स पढ़ लिया जाए, लेकिन बुक रीडिंग, गेटिंग इनटू बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि स्किल जो है ना किसी भी व्यक्ति का, वो शारीरिक स्किल तो गर्दन के नीचे में फीड करा करके आप पेट को खाना खिला करके आप कर लोगे, आप बॉडी बना लोगे, आप बढ़िया है। लेकिन अमीर बनना है, बड़ा बनना है तो आपको गर्दन से ऊपर फीड कराना पड़ेगा। और यहाँ क्या फीड कराएंगे आप? अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स,
वो कैसे आएंगे? लोगों से मिल करके आएंगे। लोगों से मिलने से पहले क्या होगा, अब रात में लोगों से मिलने का टाइम तो नहीं है, रात में बुक पढ़ने का टाइम है, रात में कुछ अच्छी वीडियो देखने का टाइम है। तो बुक पढ़िए, वीडियोस देखिए, ऑडियो बुक्स वगैरह का हेल्प लीजिए, और ग्राहक से मिलना छोड़िए मत। अगर आपके पास में टेबल मीटिंग में ग्राहक नहीं आ पा रहा, आपकी वो कैपेबिलिटी अभी बढ़ी नहीं है, पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टैंडिंग कैनोपी लगाना छोड़िए मत, सही जगह चुनिए, मॉल के बाहर, सुबह सुबह पार्क, ये सब, ये नहीं अंधाधुंध की कहीं भी कुछ भी लगा दिया। बेवजह घसीटा मार मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, आपको बहुत ही कैलकुलेट, उसके लिए हम लोग टीएल्स की सलाह लेने के लिए कहते हैं अपने एग्जीक्यूटिव। मतलब आप शॉर्ट वर्ड में आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क करें? स्मार्ट वर्क भी करें, और हार्ड वर्क तो देखिए मैडम करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको नॉलेज लेने के लिए आपको बुक का ही सहारा लेना पड़ेगा। और आजकल बुक को वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, और टेस्टिमनी का मतलब आप अपने सक्सेस स्टोरी सुन सकती हैं, किसी भी अच्छे बिजनेस मैन से सुन करके समझ करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कस्टमर को कैसे असेसमेंट करते हैं, उनकी कौन से बॉडी लैंग्वेज साइन देख के पता करते हैं कि वो कस्टमर सीरियस है या नहीं है? एलन पीज की किताब है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, और जो भी व्यक्ति अगर सवाल दे रहा है, सवाल के जवाब अगर दे रहा है वो, यानी कि ही इज रियली इंटरेस्टेड। जैसे आप मान लीजिए अंगूठी लेना चाहिए, भूल जाइए रियल एस्टेट के बारे में, आप अंगूठी लेने के लिए आप कैरेट लेन में गए और आपने पूछा कि, तो सबसे पहले पूछता है ना सेल्स पर्सन कि आप क्या देख रहे हैं, ताकि वो स्पेसिफिकली आपको बिना बहुत सारी चीज़ों को दर्शन ना कराते हुए सीधे आपको बताता है। अंगूठी छोड़िए, आप कपड़े लेने जाते हैं, आप क्या देख रहे हैं, जीन्स टॉप, ड्रेस, और क्या टैंक टॉप, और क्या क्या होता है आप लोगों को, है ना। तो स्पेसिफिक, तो उसी तरह से जब सेल्स पर्सन के सामने एक रियल एस्टेट बायर बैठता है, तो पहले तो 2-4 मिनट तो उससे थोड़ा सा इंटरमीनियम वाली बातचीत हो जाए, उसके बाद सीधे सवाल पूछिए कि सर आप क्या देख रहे हैं। तो बोलेगा मैं घर देख रहा हूँ। सर आप अपार्टमेंट देख रहे हैं या विला देख रहे हैं? हाँ जी अपार्टमेंट देख रहा हूँ। आप लो राइज में देख रहे हैं या हाई राइज में देख रहे हैं? हाई राइज में। आपको सवाल पूछने पड़ेंगे उनसे, आप जवाब ही दे रहे हो लेकिन सवाल पूछ के दे रहे हो। जब आप सवाल पूछोगे उनसे, आप when you ask questions and when the other person is responding well, अच्छे से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और सही से मतलब सटीक जवाब दे रहा है, तो समझ जाइए कि हाँ ही इज एन इंटरेस्टेड गाय, तो आपके लिए वो सही ग्राहक है। और कुछ लोग अगर आपसे सवाल, आप किन्हीं से सवाल पूछते हो और वो ड्रैग कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, तो हो सकता है कि वो सीरियस बायर ना हो। बाकी 10-15 मिनट बिता करके इतना तो पीपल स्किल हमने अपनी टीम को सिखा रखा है कि आइडिया लग जाता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके आई कांटेक्ट, उनके कॉन्फिडेंस है ना। आधा काम तो तब हो जाता है जब आप वेल ड्रेस हो करके अच्छे तरीके से उनके सामने बैठते हैं और वो आपसे कुछ भी पूछने से पहले आप ही पहले ये टॉक को इनिशिएट करते हैं। आपको जैसे इंटरव्यू में कहा गया है कि कभी भी इंटरव्यूअर जो है ना आपसे सवाल जवाब नहीं करता है। मतलब इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है? चलिए शिल्पी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है? आप इंटरव्यू लेती हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम जान सके उनके, तो हम डेली लाइफ के बारे में भी जानते हैं, उनके बारे में अभी वो क्या करना चाह रहे हैं, आगे उनका क्या फ्यूचर प्लान। जैसे किसी का रिज्यूमे आपके पास है तो आप इंटरव्यू का पर्पस क्या है? कि हम बेटर से बेटर कैंडिडेट को जान सकें। हाँ, वो कैंडिडेट ने जितनी बातें अपने रिज्यूमे में लिखी हैं वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू का। जैसे कुछ लोग ये रिज्यूमे बनवा के ले आते हैं तो वो झूठा आदमी नहीं चाहिए। उसी तरीके से जो आंखें कहती है ना ग्राहक की, उसके मन में एक दर्द होगा कि मैं लेना तो चाहता हूँ लेकिन मैं सही व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो मुझे घर दे दे। तो अगर आपके अंदर इतनी बातचीत रहेगी, इतनी इंटरमिक्सिंग आपकी बातचीत में है, तो फिर वो आपसे खुल के बात करेंगे और फिर आप अच्छे राइट चॉइस आप उनको दे पाएंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट सूटेड है। आप ये कहना चाहते हैं सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें इसके, तो कि एक सेल्स पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए? बिल्कुल। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो फिर वो सही जगह पे नहीं जा रहा है। सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से, आप एकदम से नहीं कि सर आपका बजट क्या है, आपका क्या पॉकेट में है, ऐसे नहीं, बहुत ही स्मार्टली। उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं कि क्या सवाल बहुत ज़रूरी है, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी शादी नहीं हुई, कल को आपकी शादी होगी तो आप भी लड़के से सवाल पूछ सकती हैं। सवाल पूछ के ही तो आइडिया लगेगा आपको कि वो आपके लिए राइट कैंडिडेट है या नहीं है।
सर मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ जी। कि एक जो फ्रेशर है वो ट्रिनिटी के साथ कैसे अपने करियर को देख सकता है? एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। आज से 15 महीने पहले एक फ्रेशर नाम का व्यक्ति फ्रेशर था, उसका नाम विनय सिंह। उसने कल ही अपनी 7.5-8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। अब अगर वो व्यक्ति यहाँ पे कर पा रहा है, इससे पहले उसके पास गाड़ी नहीं थी, बाइक भी नहीं थी। बाइक भी कुछ समय के लिए उन्होंने कंपनी की यूज़ की थी। ट्रिनिटी की सबसे अच्छी बातचीत यही है, सबसे अच्छी बात ही यही है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना भविष्य देखना चाहता है ना, उसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही सूटेबल कंपनी है, एकदम परफेक्ट कंपनी है। जो लॉन्ग टर्म विजन लेकर के काम करना चाहता है उसके लिए ट्रिनिटी वेंचर्स इज द बेस्ट कंपनी टू वर्क विथ। अब ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने स्लोगन के नीचे केवल लिखा नहीं है, इसको हमने महसूस भी किया है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। अब 15 महीने के अंदर में कोई ब्रांड न्यू कार 8 लाख रुपए की ले रहा है, तो और सैलरीड व्यक्ति जिसकी सैलरी और इंसेंटिव मॉडल में जो काम कर रहा है, हमारे यहाँ सैलरी प्लस इंसेंटिव मॉडल इतना स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ढंग से मेहनत कर देना, कोई 15,000 20,000 की सैलरी पे भी आया है तो वो 1.5 से 2 साल के अंदर में, 1.5 साल मुझे लगता है, देखिए फेयर है ना, 6 महीने तो कम से कम चाहिए किसी भी कंपनी को समझने के लिए, उसके 6 और उसके अगले 6 महीने चाहिए अपनी किस्मत को बदलने के लिए। 6 महीने से अपनी किस्मत नहीं बदलती है, तो 3-4-6 महीने तो लग जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड भी हमारा 3 महीने का तो है ही है। अगर किसी ने भी अगर मेहनत और ईमानदारी से काम कर लिया ना साल भर के अंदर, तो साल उसके अगले 6 महीने के अंदर, यानी कि 1.5 साल पूरा होने से पहले वो एक तो अच्छी गाड़ी ले पाएगा अपने लिए, लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका होगा उसका, और 2 साल जो कर लेगा वो तो अपने आप यहाँ पे अपार्टमेंट क्या घर वर। तो कोई भी व्यक्ति जो 20-25 साल का व्यक्ति आता है हमारे यहाँ पे, कोई 22 साल का है और 25 साल में उसके पास अपनी गाड़ी है, उसका अपना अपार्टमेंट है और शादी के लिए एकदम रेडी है। आज की डेट में क्या फंडा है कि डोंट मैरी अनलेस यू आर रेडी अंटिल यू आर रेडी। पहले होता था मैरी बिफोर 30, लेकिन अब नहीं। अब 30 के बाद भी लोग अगर रेडी नहीं है तो मैरी नहीं कर, मतलब शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 साल अगर कोई भी ईमानदारी से, नीति से काम कर ले, नियम से काम कर ले और सिद्धांतों से काम कर ले ना, तो फिर उसको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं है। पर मंथ आराम से 2-3 लाख रुपए आराम से कमाएगा, गाड़ी अच्छी रहेगी उसके पास में, घर भी अच्छा है और आगे आने वाले सेटल्ड लाइफ को भी इंजॉय कर पाएगा। जैसे कहावत है कि मैरिज में खर्चा बहुत ज़्यादा मत करिए, करना है तो करिए लेकिन शायद ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत तगड़ी होनी चाहिए। शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर इनकम, वी इंश्योर कि हर व्यक्ति की इनकम यहाँ पे रेगुलर तरीके से चलती रहे। उसके लिए ट्रेनिंग से लेकर के सब कुछ हम लोग करते हैं, पर्सनल लेवल पे भी ध्यान देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना फ्रेशर जो है वो अपना फ्यूचर एकदम सेफ एंड सिक्योर समझे। अगर वो सीखना चाहता है और करना चाहता है तो हमें बहुत स्किल्ड व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो नियत के अच्छे हों, जो ईमानदार हों, जो सीख सकते हैं वो व्यक्ति चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।